हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज लेफ्ट ट्रांसलेशन में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में फुमजाई को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के पास वीडियो कॉल करता है और उनसे पूछता है कि मुझे बताओ कि हम अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओडो कहता है कि तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि तुम बिजनेस कोर्स में जरा से भी इंटरेस्टेड नहीं हो। तभी यहाँ पे तय कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तैमी को बिजनेसमैन पसंद है। वैसे ये बताओ कि तुम अपनी चाइनीज सीखने को लेकर क्या करने वाले हो। तो यहाँ पे फुजाई कहता है चलो ठीक है, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। मेरा आज का दिन बहुत ज्यादा बकवास रहा। आज मैं एक पागल आदमी से मिला और जिसकी वजह से मैं चाइनीज क्लास के लिए ज्वाइन नहीं कर पाया। खैर ये सब छोड़ो, ओडो प्लीज मेरे लिए बिजनेस से रिलेटेड चीजों पे नजर बनाए रखना। तो यहाँ पे ओडो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं इसे बहुत ज्यादा आसानी से हैंडल कर लूंगा। नेक्स्ट सीन हमें येंग को दिखाया जाता है जो कि लोगों के पास जाता है और उनको अपना कार्ड देता है और कहता है कि मेरा नेम कार्ड है और मैं अपने लिए एक बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे वो बंदा येंग से उसका नेम कार्ड तो ले लेता है, लेकिन जैसे वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है उसे ऐसे देखने के बाद त्रास में डाल देता है। ये सब कुछ देख के याद को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो सीढ़ियों से नीचे आता है और उस कूड़ेदान से अपना नेम कार्ड वापस निकाल लेता है। एक सीन में उसे सड़क के पास बने हुए बेंच पे बैठे हुए दिखाया जाता है जहाँ पे वो बैठा होता है। तभी एक पागल भिखारी टाइप का इंसान उसके पास आके बैठता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर बनना चाहता हूँ, तुम मुझे डिटेल्स दे दो। उस भिखारी को देखकर येंग कहता है कि वो एक्चुअली मुझे चाहना है, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, और सब बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। एक सीन में येंग को एक कैफे में बैठे हुए दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान होने की वजह से ड्रिंक कर रहा होता है। एक्चुअली नॉर्मल ड्रिंक कर रहा होता है, नशे वाला नहीं। तभी अचानक से वहाँ पर ओडो अपना कार्ड लेकर आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप एक बिजनेस एडवाइजर ढूंढ रहे हैं, मैं सही बोल रहा हूँ ना। ओडो के कपड़ों और उसके बिहेवियर से येंग बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है और वो उसकी बात मान लेता है। नेक्स्ट सीन में येंग को ओडो के केबिन में दिखाया जाता है जहाँ पे ओडो येंग को बैठने के लिए बोलता है और उससे ब्रेड और कॉफी में से कुछ खाने और पीने के लिए पूछता है। तो यहाँ पे येंग कहता है कि कोई बात नहीं, एक्चुअली बेहतर होगा अगर हम बिजनेस से रिलेटेड बातें कर लें। यहाँ पे ओडो कहता है कोई बात नहीं, आज मैं फ्री हूँ, मैं पहले आपके लिए कुछ स्नैक्स बना देता हूँ, तो बताइए आप ब्रेड पे क्या खाना चाहेंगे। तो यहाँ पे येंग कहता है कि स्ट्रॉबेरी जैम। तो यहाँ पे ओडो कहता है कि मेरे पास ये तो नहीं है लेकिन मेरे पास चॉकलेट है, क्या आप चॉकलेट खाना चाहेंगे। तो यहाँ पे येंग कहता है कि हाँ ठीक है, कुछ भी चलेगा। ओडो येंग से पूछता है कि आप कॉफी कौन सी पीना चाहेंगे। तो यहाँ पे येंग कहता है कि मुझे लेटी वाली कॉफी चाहिए। तो यहाँ पे ओडो कहता है कि मेरे पास वो वाली तो नहीं है। तो यहाँ पे येंग कहता है फिर तुम्हारे पास क्या है। तो यहाँ पे ओडो कहता है कि मेरे पास सिर्फ ब्लैक कॉफी है। तो यहाँ पे येंग कहता है ठीक है, फिर मैं ब्लैक कॉफी ही पी लूंगा। तो यहाँ पे ओडो येंग के लिए कॉफी और ब्रेड बना कर लेकर आता है। तो यहाँ पे येंग जो तो ब्रेड खाने लगता है और उसके ऑफिस में जो आसपास सर्टिफिकेट लगे होते हैं उनको घूर घूर के देख रहा होता है। तो यहाँ पे ओडो कहता है ओ मिस्टर येंग, क्या आप सरप्राइज हो गए, ये वो सारी कंपनी हैं जिसकी मैंने मदद की हैं और ये सारी कंपनी हमारी कंपनी के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो ये सारे सर्टिफिकेट देख के स्माइल करता है, उसके बाद अपना मोबाइल फ़ोन निकालता है और एक एक कंपनी के बारे में डिटेल निकालने की कोशिश करता है। तो उसे पता चलता है कि आधे से ज़्यादा कंपनियां तो बंद हो चुकी हैं। तो यहाँ पे ये कहता है कि मिस्टर ओडो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे जितने भी सारे सर्टिफिकेट है उनमें से अधिकतर कंपनियां तो बंद हो चुकी हैं। ये सुनकर ओडो शॉक होता है और कहता है कि बिना प्रॉफिट और लॉस के कैसा बिजनेस। हाँ, तो ये सुनकर जो येंग होता है वो कहता है ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए, और वो जाने वाला होता है। तब यहाँ पे ओडो जो था वो येंग को रोकता है और कहता है मिस्टर येंग, अब जब आप यहाँ पे आ ही चुके हैं तो आप मुझे बताइए कि आपकी क्या जरूरत है, मैं आपके लिए कुछ भी अरेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे येंग कहता है क्या तुम बिजनेस पार्टनर ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो। तो यहाँ पे ओडो कहता है कि हाँ बिल्कुल, आप मुझे बताइए कि आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए। यहाँ पे येंग कहता है कि एक यंग इंसान जो मॉडर्न सोच के साथ हो और जो सोशल मीडिया यूज कर सकता हो और ऑनलाइन सेल कर सकता हो, कोई ऐसा जो कि हार्ड वर्कर हो, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड ना हो, दूसरे की बातें सुने और मेरे साथ छोटे मोटे नुकसान को सह सके तब तक जब तक कि हमारा बिजनेस स्टेबल नहीं हो जाता। तो यहाँ पे ओडो कहता है कि मिस्टर येंग, इस तरह के इंसान को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है जो इन सभी पहलुओं पे खड़ा होता है, क्या आप किसी एक पहलू को नहीं चुन सकते। ओडो की ऐसी बातें सुनकर येंग थोड़ा सा निराश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में फुमजाई को दिखाया जाता है जो कि गूगल पे ये सर्च कर रहा होता है कि अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, कैसे अपना एक बिजनेस बनाएं दुनिया भर का, और सारी डिटेल देखने के बाद कहता है कि एक बिजनेस स्टार्ट करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है। फिर यहाँ पे फुमजाई तैमी की पिक्चर उठाता है और कहता है कि तैमी के लिए मैं ये जरूर करूंगा। इतना बोलकर फुमजाई गूगल पे डिटेल्स देखने लगता है और तभी यहाँ पे ओडो का कॉल उसके पास आता है। तो यहाँ पे फुमजाई फोन को स्पीकर पे करके मतलब बगल ही रख देता है। यहाँ पे ओडो कहता है कि फुमजाई, तुमने कहा था कि तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करने में इंटरेस्ट है, तुम इंटरेस्टेड हो इसमें, तो तुम मुझे बताओ कि तुम किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे फुमजाई कहता है कि पहली चीज, मुझे चाइनीज सीखने और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए समय चाहिए, और दूसरी बात, मैं इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगाना नहीं चाहता, अगर एक भी पैसा ना लगाना हो तो वो और ज्यादा बेटर रहेगा। मुझे लगता है कि थोड़े स्नैक्स बेचना भी सही रहेगा, मैं बहुत ज्यादा महंगी चीजें नहीं बेचना चाहता, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बिजनेस एक लीगल बिजनेस होना चाहिए क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिलना चाहता हूँ, और हाँ, मैं पूरा दिन ऑफिस में नहीं बैठना चाहता क्योंकि मैं इससे बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। तो यहाँ पे ओडो कहता है कि हे भगवान, ये तो तिनके की ढेर में एक सुई ढूंढने जितना बहुत मुश्किल काम है, और इतना बोलकर ओडो फोन कट कर देता है। सीन में हमें उसी ब्रोकर को दिखाया जाता है जो कि येंग की दिखाई हुई जगह को किसी और को भी दिखा रहा होता है। तभी वहाँ पर येंग आ जाता है और वो देख लेता है कि वो ब्रोकर किसी और को भी वो जगह बेच रहा है। तभी येंग उस ब्रोकर के पास जाता है और कहता है कि क्या आप ये जगह किसी और को बेच रहे हैं, आपने कहा था कि आप इसे बेचने के लिए मेरा इंतजार करेंगे। तो यहाँ पे ब्रोकर कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था लेकिन मैं बहुत ज्यादा समय तक इंतजार नहीं कर सका क्योंकि मुझे भी
अपना परिवार चलाना होता है और इसके बावजूद तुमने मुझे एग्जैक्ट जवाब भी नहीं दिया कि तुम ये जगह लोगे या नहीं लोगे। अब ये उस पर डिपेंड करता है, अगर वो पहले जो है वो डिसाइड कर लेता है तो ये जगह मैं उसको दे दूंगा। ब्रोकर की बात सुनने के बाद यिंग अपना मोबाइल फ़ोन निकालता है और ओडो के पास कॉल करता है और चिल्ला के कहता है कि मुझे अभी की अभी पार्टनर चाहिए। तो फिर ओडो कहता है कि मिस्टर यंग प्लीज़ मुझे कुछ और दिनों की मोहलत दे दीजिए। तो यहाँ पे यंग कहता है कि नहीं, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकता, नहीं तो वो जगह किसी और को मिल जाएगी। मुझे साफ साफ जवाब दो, तुम मेरे लिए पार्टनर ढूंढ सकते हो या नहीं। तो यहाँ पे ओडो थोड़ा सा सोचता है कि मैं क्या करूँ। तभी अपने टेबल पे फुनजाई की फोटो, उसका प्रोफाइल देखता है और कहता है कि मिस्टर यंग मेरे दिमाग में एक इंसान है। ये सुनकर यंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या सच में? अब मुझे बताओ कि वो इंसान कौन है, मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे ओडो कहता है लेकिन मिस्टर यंग इस इंसान की अपनी कुछ शर्तें हैं। नेक्स्ट सीन में फुनजाई के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके डैड उससे कहते हैं कि बच्चा क्या तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो? तो उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तो तुम हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पे फुनजाई कहता है कि नहीं मॉम, इसकी ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि बेटा हमें अभी भी अपने अपार्टमेंट बिजनेस को चलाने के लिए किसी की ज़रूरत है, तुम्हारे भाई की तो पहले से ही जॉब है और अब तुम भी, तुम्हारे बिजनेस को कौन संभालेगा? तो उसके डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, उसे खुद से बड़े होने दो। तो यहाँ पे फुनजाई कहता है कि पहले इसकी शुरुआत तो करो, नहीं तो तुम फिर से फैमिली से ही पैसे मांगोगे। तभी फुनजाई के पास ओडो का कॉल आता है और ओडो फुनजाई से कहता है कि फुनजाई मेरे पास एक तरीका है तुम्हारे बिजनेस स्टार्ट करने का। ये सुनकर फुनजाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि क्या सच में? मुझे जल्दी से बताओ। तो ओडो कहता है कि मेरे पास एक ऐसा एंटरप्रेन्योर है जिससे तुम्हारी सारी रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं, तो बताओ क्या तुम इंटरेस्टेड हो? तो यहाँ पे फुनजाई कहता है कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, जल्दी से मेरी एक मीटिंग फिक्स करो उसके साथ। यहाँ पे फुनजाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, अपनी फैमिली को चिल्ला के बताता है कि फाइनली अब मैं अपना बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ। मॉम डैड, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अपनी जुबान का पक्का इंसान हूँ, अब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा और अब से मैं कभी भी अपनी फैमिली से पैसे नहीं मांगूंगा। नेक्स्ट सीन में फुनजाई उसके सभी दोस्तों को पार्टी करते दिखाया जाता है जहाँ पे ओडो फुनजाई से कहता है कि फुनजाई कांग्रेचुलेशन, तुम बहुत ही जल्द अपनी शॉप ओपन कर लोगे। फुनजाई कहता है ओडो इन सब चीज़ों में मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी यहाँ पे फुनजाई नोटिस करता है कि टैग अपने मोबाइल में किसी से चैट कर रहा है और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा है। तो यहाँ पे फुनजाई कहता है टैग तुम क्या कर रहे हो? हाँ। तो यहाँ पे टैग कहता है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे फुनजाई कहता है कि मैंने तुम्हें देखा कि तुम टैपिंग कर रहे थे और चैटिंग भी कर रहे थे, जरूर कोई ना कोई सुंदरी है जो कि तुम्हें मिलने के लिए बुला रही है। तो यहाँ पे टैग कहता है कि क्या सुंदरी? हाँ, हम लोग बस काम के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे फुनजाई कहता है कि कुछ ना कुछ तो बात है, तुम हमसे झूठ बोल रहे हो, जरूर इसके पीछे की वजह कोई ना कोई औरत है। टैग कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो और चलो हम पहले तुम्हारे बारे में बात करते हैं। तो फुनजाई कहता है कि क्या बात करनी है? तो टैग कहता है कि तुम्हारी चाइनीज कैसे चल रही है तुम्हारी? यहाँ पे ओडो कहता है कि ओह मैं तो भूल गया, एक्चुअली वो तुम्हें पर्सनली चाइनीज भी सिखा सकता है। तो सुनकर फुनजाई बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और इस तरह से तो मैं टाइम से बहुत ही जल्द चाइनीज में बातें करने लगूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे पास परफेक्ट आउटफिट नहीं है मेरे पार्टनर से मिलने के लिए और मुझे लगता है कि तुम दोनों मेरी मदद करोगे कपड़े चूज करने में, क्योंकि तुम लोगों को पता है ना कि हमारा स्लोगन क्या है, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। नेक्स्ट सीन में फुनजाई को शॉपिंग मॉल में अकेले शॉपिंग करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे अपने दोस्तों को गाली देते हुए कहता है कि ये लोग हमेशा मुझे अकेला छोड़ देते हैं, मैं ये बात कभी भी नहीं भूलूंगा। तभी हमें वहाँ पर यिंग को भी शॉपिंग करते हुए दिखाया जाता है। यिंग कुछ कपड़े चूज करके ट्रायल रूम में ट्राई करने के लिए जाता है, लेकिन ट्रायल रूम में पहले से फुनजाई मौजूद होता है। फुनजाई अंदर से अपने कपड़े फेंकता है और वो कपड़े अगर यिंग के ऊपर गिरते हैं तो यिंग वो कपड़ा उठाकर वापस से ट्रायल रूम के अंदर फेंक देता है। तो ट्रायल रूम के अंदर से फुनजाई यिंग को थैंक्स बोलता है और बहुत ज्यादा प्यार से सीटी बजाते हुए बहुत ज्यादा हैप्पीली अपने कपड़े चेंज करने लगता है। सीटी की आवाज सुनकर यिंग कहता है कि तुम बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो। तो यहाँ पे फुनजाई कहता है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं जिस प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहा था अब वो लगभग सक्सेस होने वाला है। तो यहाँ पे यिंग जो होता है वो फुनजाई को कांग्रेचुलेशंस विश करता है। तो यहाँ पे फुनजाई थैंक्स बोलता है और कहता है कि फाइनली मेरे पास अब मौका है ये प्रूव करने का ताकि लोग मेरी वैल्यूएशन को भी समझे। यहाँ पे यिंग कहता है कि तुम्हारी कहानी मुझसे कुछ मिलती जुलती है, फाइनली मुझे एक ऐसा पार्टनर मिला है जो कि मेरी रिक्वायरमेंट्स के ही समान है। यहाँ पे फुनजाई कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा सीरियस इंसान हो, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारा पार्टनर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और तुम दोनों लोग साथ में सफलता की ऊंचाइयों को छुओगे। तो यहाँ पे यिंग थैंक्स बोलता है और कहता है कि मुझे भी पूरा भरोसा है कि दूसरे लोग तुम्हारे टैलेंट्स को समझेंगे। तभी दूसरे ट्रायल रूम से एक लड़का निकल कर आता है और यिंग उस ट्रायल रूम में कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है। यिंग जैसे उस रूम में जाता है यहाँ पे जो फुनजाई होता है वो अपने ट्रायल रूम से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में फुनजाई को दिखाया जाता है जो कि अपने लिए कपड़ा चूज कर लेकर आता है और वो कल की मीटिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। और फिर में यिंग को दिखाया जाता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। नेक्स्ट सीन में फुनजाई को बंटन के ओडो के ऑफिस में जाते हुए दिखाया जाता है। तो ओडो फुनजाई से कहता है कि तुम्हारा पार्टनर ऑलरेडी अंदर है और मैं थोड़ा सा बाथरूम होकर आता हूँ। यहाँ पे फुनजाई बहुत ज़्यादा हैप्पीली रूम का दरवाजा ओपन करता है और अंदर जाता है और अंदर जाकर वो यिंग को देखता है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा शॉक रह जाते हैं। तो यहाँ पे यिंग कहता है कि सब क्या हो रहा है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे फुनजाई कहता है कि
ओडो ने कहा था कि मेरा पार्टनर रूम के अंदर है, मेरा पार्टनर कहाँ चला गया। तभी यहाँ पे इन दोनों की नजर एक दूसरे के हाथों में जो संतरे की थैली होती है उस पर पड़ती है और इससे इन दोनों को पता चल जाता है कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। सारी सच्चाई जानने के बाद यिंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए वो फुमजाई को टक्कर मार के जाता है, जिसकी वजह से फुमजाई के सारे संतरे जमीन पर बिखर जाते हैं। तो यहाँ पे फुमजाई यिंग से कहता है कि तुमने ये जानबूझकर किया है ना। तो यहाँ पे यिंग कहता है कि वैसे भी ये संतरे मेरे लिए ही थे, तो ऐसा मानो कि मैंने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया। तो ये सुनकर फुमजाई गुस्से में यिंग के पास आता है और उसके सारे संतरे छीनकर फैला देता है। तो यिंग फुमजाई से कहता है कि क्या हरकत है, क्या तुम पागल वागल हो। तो यहाँ पे फुमजाई कहता है कि वैसे भी तुमने ये संतरे मेरे लिए खरीदे थे, तो ऐसा समझो कि मैंने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया। तभी यहाँ पे यिंग जमीन से एक संतरा उठाता है और उसे छीलने लगता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है चाइना में संतरे को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और ये और भी ज़्यादा शुभ हो जाएगा अगर तुम ये संतरा खाओगे। और ऐसा बोलकर वो फुमजाई को संतरा खिलाने लगता है, वो भी जबरदस्ती। तो यहाँ पे फुमजाई भी जमीन से एक संतरा उठाता है और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा शुभ है ना, तब तो तुम्हें भी इसे खाना चाहिए। और ऐसा बोलकर वो एक संतरा निकालकर जबरदस्ती यिंग को जबरदस्ती खिलाने लगता है। तो यहाँ पे यिंग जो था वो फुमजाई को दूर ढकेलने लगता है, कहता है कि हटो, मुझसे दूर हटो, निकल जाओ यहाँ से। और ऐसा बोलकर वो फुमजाई को ऐसे पटक देता है और फिर यहाँ पे ये दोनों लोग एक दूसरे पर संतरा फेंकने लगते हैं और यहाँ पर इनका वर्ल्ड वॉर संतरा 3 शुरू हो जाता है। तभी यहाँ पे ओडो अपने रूम में एंटर करता है और अपने रूम का हाल देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और इन दोनों को शांत होने के लिए बोलता है। ओडो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। तो यहाँ पे ओडो कहता है ठीक है, मैं फिर से चीज़ों को दोहरा देता हूँ। फुमजाई के पास 51% शेयर्स रहेंगे और मिस्टर यिंग आपके पास 49% शेयर्स रहेंगे। यद्यपि फुमजाई के पास ज़्यादा शेयर्स हैं, लेकिन लास्ट डिसीजन मिस्टर यिंग का ही होगा क्योंकि मिस्टर यिंग जनरल इन्वेस्टर हैं। और मिस्टर यांग आपको इसे चाइनीज़ भी सिखानी होगी, तो क्या आप तुम दोनों लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो। वैसे ही इन दोनों की शक्लें देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन तभी यिंग की नज़र उसके मोबाइल में पड़ती है जहाँ पे ब्रोकर का मैसेज आया होता है जिसमें लिखा होता है कि क्या आज शाम तक मुझे आपका जवाब मिल सकता है। तो ये पढ़कर यिंग जो होता है पास्ट का एक मोमेंट याद करता है जब ब्रोकर ने उसे कहा होता है कि अगर आपने जल्दी जवाब नहीं दिया और उसने पहले जवाब दे दिया तो मैं ये जगह उसको दे दूंगा। और फिर यहाँ पे भी फुमजाई भी अपने पास्ट का एक सीन याद करता है जहाँ पे उसने अपने बड़े भाई फुम जाओ से कहा होता है कि आज के बाद मैं भी अपने परिवार से पैसे नहीं मांगूंगा और मैं तैमी को भी अपने प्यार में पागल कर दूंगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फुमजाई अपना मोबाइल फोन जो होता है वो यिंग को देता है और उसे कहता है कि अगर तैमी ने मुझे रिप्लाई किया तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा। तो यहाँ पे यिंग फुमजाई का मोबाइल उठाता है और तैमी को मैसेज टाइप करता है और फिर मोबाइल उठाकर वापस टेबल पे रख देता है। तभी यहाँ पे फुमजाई के मोबाइल पे तैमी का मैसेज आता है। तैमी का मैसेज देख के फुमजाई बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है ओडो देखो यहाँ पे तैमी ने मुझे मैसेज किया है। तो यहाँ पे यिंग बोलता है तो क्या प्लीज अब तुम सिग्नेचर कर सकते हो। तो यहाँ पे फुमजाई कहता है ठीक है, मैं तुम पे दया करके सिग्नेचर कर सकता हूँ, वैसे भी तुम्हारे साथ कोई बिजनेस करना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे यिंग कहता है कि मैं भी इस कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ इसलिए साइन कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक छोटे बच्चे को बड़े होते हुए देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों लोग ही एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर करते हैं। तो यहाँ पे ओडो इन दोनों से हैंडशेक करवाता है और कहता है कि तुम दोनों लोग खुश हो जाओ क्योंकि अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ बिजनेस स्टार्ट करने वाले। तभी यहाँ पे फुमजाई चेंजिंग रूम की बात याद करता है जहाँ पे यिंग ने उससे कहा होता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम एक अच्छे से पार्टनर से मिलोगे और तुम दोनों साथ में जो है अपना बिजनेस आगे बढ़ाओगे। तो यहाँ पे यिंग जो होता है अपनी बातों को याद करता है जहाँ पे उसने कहा होता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि दूसरे लोग भी तुम्हारे टैलेंट को जरूर समझेंगे। नेक्स्ट सीन में यिंग और फुमजाई को बॉक्स लेकर जो है दुकान के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। तो यहाँ पे जो फुमजाई होता है वो बॉक्स को कहीं और रखने के लिए बोलता है और यिंग कहीं और रखने के लिए बोलता है और इसी बात पे इन दोनों की बहस हो जाती है कि बॉक्स को यहाँ पे रखें, बॉक्स को वहाँ पे रखें और ऐसे बकवास करते रहते हैं ये लोग। तभी सडनली यहाँ पे जो फुमजाई होता है उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है। मैसेज आते ही फुमजाई बॉक्स छोड़ देता है और यिंग को अकेले बॉक्स को होल्ड करना पड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा हैवी बॉक्स होता है। और जब यहाँ पे फुमजाई देखता है कि उसके पास तामिया ने मैसेज किया होता है तो वो बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगता है कि तामी ने मुझे मैसेज किया, तामी ने मुझे मैसेज किया। तो यहाँ पे यिंग किसी तरीके से उस बॉक्स को ज़मीन पे रखता है और फिर वो फुमजाई किसी पागल वाली हरकत को देखने लगता है। तो यहाँ पे फुमजाई जो होता है वो यिंग को मोबाइल फ़ोन दिखाता है और कहता है कि मुझे बताओ कि तामी ने ये क्या मैसेज किया है। तो यहाँ पे यिंग कहता है कि तुमने जो उसे रेस्टोरेंट रिकमेंड किया था उसका खाना उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया और इसीलिए वो तुम्हें गिफ्ट देना चाहती है। ये सुनकर फुमजाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्या सच में मुझे गिफ्ट देना चाहती है, तामी मुझे गिफ्ट देना चाहती है। तो यहाँ पे यिंग कहता है अगर ये सब तुम्हारा खत्म हो जाए ना तो दुकान को डेकोरेट करने में मेरी मदद करना। लेकिन यहाँ पर फुमजाई तो सिर्फ और सिर्फ अपने तामी में बहुत ज्यादा बिजी होता है। नेक्स्ट सीन हमें थोड़े समय के बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे शॉप डेकोरेट हो जाती है और यहाँ पे जो फुमजाई होता है वो पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है। तभी यहाँ पे यिंग आता है और कहता है कि क्या तुमने इसके बारे में सोचा कि हम लोग फ्रिज में क्या रखेंगे। तो यहाँ पे फुमजाई कहता है कि तुमने कमेंट सेक्शन में जो शॉप रिकमेंड की थी
देखो तैमी ने मुझे गिफ्ट भेजा है उसके बदले, कितना प्यारा गिफ्ट है ना, तैमी कितनी खूबसूरत है। और फिर फुंजाई अपना फोन यिंग को देता है और कहता है कि प्लीज मेरी तरफ से तैमी को थैंक यू टाइप कर दो। तो यहाँ पे यिंग थैंक यू टाइप कर देता है। उसके बाद वो फुंजाई से कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने यहाँ पर काम करने के लिए किसे किसे चूज किया है। तो यहाँ पे फुंजाई एक फाइल निकालता है और कहता है कि हाँ मैंने पहले से लोगों को चूज करके रखा है। ये देखो हमारी पहली कैंडिडेट क्वेरी, इसकी उम्र 22 साल है और इसने हर तरह के सुपरमार्केट में काम किया है और ये हर एक छोटी से छोटी डिटेल पे ध्यान देती है। और हाँ, ये कराटे चैंपियन दायू से भी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये थाई बॉक्सिंग क्लब के ऑनर की बेटी है और इससे चोर और चक्के बहुत ज्यादा डरते हैं। और हमारी दूसरी वर्कर बोजी है, ये दुनिया में धरती पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो ये ना बेच सकती हो। ये हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा आसानी से बेच सकती है। और ये लास्ट वाला मेरा दोस्त है, ये हाई स्कूल से ही मेरा बेस्ट फ्रेंड रहा है और ये बहुत अच्छी मार्केटिंग कर सकता है। और बस यही 3 लोग हमारे साथ काम करेंगे। तो यहाँ पे ये कहता है ठीक है, फिर वैसे भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और हम लोग अपनी शॉप बहुत ही जल्द ओपन करेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, अगर कुछ गलत होता है तो। यहाँ पे फुंजाई कहता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम दोनों को इसे साथ में सॉल्व करना होगा क्योंकि हम दोनों लोग पार्टनर्स हैं। तो यहाँ पे ये कहता है कि नहीं, बल्कि इसके लिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें फुंजाई को दिखाया जाता है जो कि तैमी के लाइव वीडियो देख रहा होता है और वहीं पर येंग ने व्हाइट बोर्ड पे चाइनीज और थाई में कुछ नाम लिख रखे होते हैं। यहाँ पे येंग जो होता है वो फुंजाई से कहता है कि क्या तुम प्लीज अपनी तैमी को छोड़कर दुकान का नाम रखने में मदद कर सकते हो। तो यहाँ पे फुंजाई कहता है कि क्या ये कोई नाम है, सनलाइट, फलाना लाइट, धमकाना लाइट, दुनिया भर का। और यहाँ पे ये दोनों लोग नाम को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं। एक्चुअली कुछ ऐसे नाम होते हैं जो कि येंग को पसंद नहीं आते और कुछ ऐसे नाम होते हैं जो कि फुंजाई को पसंद नहीं आते। तो बोर्ड पे बहुत ज़्यादा गोदागाई करने के बाद येंग जो होता है कुछ चाइनीज अक्षरों पे गोला बनाता है और जब उनको साथ में प्रोनाउंस करता है तो जाओ ताई यांग एक शब्द बनता है। इसका हिंदी में मतलब तो छोटा सूरज होता है और इंग्लिश में लिटिल सन। और ये नाम यहाँ पर फुंजाई को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। नेक्स्ट सीन हमें शॉप ओपनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो फुंजाई होता है वो अपने सभी वर्कर्स के लिए और सभी लोगों के लिए एप्रन्स लेकर आया होता है। वो सभी लोगों को एप्रन्स बांटता है और सभी लोग अपने अपने एप्रन्स पहन कर आते हैं। तभी यहाँ पे फुंजाई जो होता है वो येंग का कपड़ा सही करता है, कहता है कि तुमने इसे ठीक से नहीं पहना और अब तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। फिर हमें इन लोगों को शॉप के बाहर खड़े हुए दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग शॉप के बाहर खड़े होकर सभी लोगों का वेलकम कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड जैसे रिलीज होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।